ओके, एरोसोल्स में हमारे पास हमने अब तक जो पढ़ लिया है दैट इज़ अबाउट द प्रोपेलेंट्स एंड प्रोडक्ट कंसनट्रेट किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स के एरोसोल सिस्टम्स कौन से होते हैं, लाइक प्रोडक्ट और कंसनट्रेट किस तरीके से एक दूसरे के साथ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सकते हैं। सो फर्स्ट, द एरोसोल सिस्टम्स, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ द प्रोपेलेंट। दो चीज़ें मेन है एरोसोल सिस्टम में। अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, एज अ फॉर्मुलेशन में दो चीज़ें आएंगी। दीज आर द प्रोडक्ट कंसनट्रेट एंड द प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कंसनट्रेट में हमारे पास एपीआईज आ गए, एक्सिपिएंट्स आ गए, एंड प्रोपेलेंट में हमारे पास कोई भी लिक्विफाइड गैस हो सकती है या प्रेशराइज्ड गैस हो सकती है। और इन दोनों की जो टाइप्स हैं, नेचर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनल फार्मूलेशन किस तरह की होगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़, अब यहाँ पे मैं किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ लाइक कि उसकी जो एक्सपेल्शन थ्रो होगी या क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, कितनी अमाउंट वो डिस्पर्स कर सकता है, कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। जब वो जो भी फाइन मिस्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है इन व्हेन द प्रोडक्ट कंसनट्रेट इज एक्सपेल्ड आउट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फॉर्मुलेशन की जो नेचर है ओवरऑल, और टाइप्स हैं जिसमें टाइप ऑफ प्रोपेलेंट आ जाता है, एक्सीपेंट आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फॉर्मुलेशन डिटरमिन कर रही होती है। तो उसके बारे में हम रीड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पेस sprays जनरली कंटेन अ ग्रेटर proportion of propellant than do aerosols intended for surface coating। अब ये वाला डिफरेंस क्यों है? प्रोपेलेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोपेलेंट इज द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीआई। ठीक है, वो उसको स्प्रेड करने में, डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। प्रोपेलेंट हम उसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ होती है। तो स्पेस स्प्रेज क्या होते हैं? रूम स्प्रेज होते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं। अब उनमें क्या होता है कि वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल larger quantity of the API to disperse। Second, we need a bigger throw, हमें distance ज़्यादा cover करना है उस mist में। Okay, that is why space sprays have greater proportion of the propellant which have the ability to disperse the product concentrate। लेकिन सरफेस कोटिंग में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कोई भी जिस तरह क्लीनिंग पर्पस के लिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं स्प्रेस, तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब करके ही स्प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि उनका इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। वी आर जस्ट टारगेटिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, हमारे सामने जो भी चीज़ पड़ी होगी, हमें उसको ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए वी आर स्प्रेइंग ऑन इट। तो मीन्स सरफेस कोटिंग या इस तरह की चीज़ों के लिए वी डू नॉट नीड टू कवर अ लार्जर डिस्टेंस। हमें इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा स्प्रेड हमें नहीं चाहिए। लेकिन स्पेस स्प्रेज में क्या होता है कि हमें स्प्रेड ज़्यादा चाहिए होता है। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 3 या 4 सेकंड स्प्रे करें तो वो ऑलमोस्ट इतनी एक थ्रो हो, कि इतना एक फ्लो हो उसमें कि वो अच्छा खासा डिस्पर्स हो जाए थ्रू आउट द रूम। तो दैट इज़ वाई प्रोपेलेंट की क्वांटिटी डिफरेंट करते करते हमारे पास इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वो डिफरेंट होती जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसोल्स को। स्पेस एरोसोल्स के बारे में अगर देखा जाए तो दे कैन बी ऑपरेटेड एट 30 to 40। नाउ PSIG इज द बेसिकली द प्रेशर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। 21 डिग्री पे दे कंटेन 85% प्रोपेलेंट, क्योंकि दे नीड मोर थ्रो। हमें प्रोडक्ट कंसनट्रेट ज़्यादा स्प्रेड हुआ चाहिए पूरे रूम में, जबकि सरफेस एरोसोल्स में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट टारगेटिंग द ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू अस, बिल्कुल हमारे सामने ही ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने क्लीन करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि 30 to 70% प्रोपेलेंट हो सकता है, और प्रेशर भी हमें इतना ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज़ द फोम एरोसोल्स। फोम एरोसोल्स में और भी कम प्रोपेलेंट होता है क्योंकि उनमें डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपने शेविंग फोम्स वगैरह कभी देखे होंगे तो वो क्या होता है कि वो फोम जो होता है वो डायरेक्टली हाथ पे या किसी जगह पे अप्लाई कर होते हैं। उनमें जो डिस्टेंस होता है फोम का और सरफेस का, वो मैक्सिमम 1 इंच या 2 इंच होता है। इतना ज़्यादा हमें डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वी जस्ट नीड द फोम टू कम आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि
इसमें प्रोपेलेंट की क्वांटिटी और भी कम है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं कि प्रेशर और प्रोपेलेंट, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि these are basically pointed towards the mechanisms of the aerosols intended for different purposes। different purpose के लिए जो भी aerosols हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम फॉर्मुलेशन की थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते जाएं। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने प्रोपेलेंट की क्वांटिटीज चेंज कर दी हैं, मेजर पॉइंट जो हमारे पास है। उसके बाद हमने इधर देखा कि प्रेशर किस किस पे वो ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि foam aerosols may be considered to be emulsions because the liquefied propellant is partially emulsified with the product concentrate rather than being dissolved in it। अब प्रोपेलेंट, लिक्विफाइड प्रोपेलेंट मोस्टली इमल्शन की फॉर्म में ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट कंसनट्रेट के साथ, क्योंकि ये सोलुबलाइज नहीं कर सकता उसके साथ। और इमल्शन की फॉर्म में इसलिए कि ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन करेगा, ये सिर्फ डिस्पर्स होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें हम सर्फेक्टेंट्स भी ऐड कर दें आगे, अभी इसमें पॉइंट ऐड होगा कि इसमें हम सर्फेक्टेंट्स भी ऐड करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ डिस्पर्शन सिस्टम मेंटेन रख सकें। Fluorinated hydrocarbons are non-polar organic solvents, that is why these are non-polar organic solvents। हमारे पास जो ब्लड कंसनट्रेट होगा वो कोई ना कोई एक्वस फॉर्मुलेशन होगी। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, एक लिपिड बेस्ड है और एक हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो बेस्ड है। तो क्या होगा कि आपस में मिसिबल नहीं है, दीज आर टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स सॉल्यूशंस। सो अब क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी स्प्रेज वगैरह भी हुई शेक देम बिफोर यूज। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी होती हैं कि जितना अच्छा शेक करेंगे तो उनमें यूनिफॉर्म, उसमें से जो भी उसमें मिस्ट निकलेगी वो यूनिफॉर्म मिस्ट निकलेगी और थोड़ी सी डेंस मिस्ट, उसमें डेंस फॉग टाइप निकलती है। ठीक है, तो वो इसीलिए है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका होता है और प्रोपेलेंट भी उसमें ऐड हो चुका होता है। प्रोपेलेंट के ऐड होने से क्या होता है कि उसमें थ्रो अच्छी हो जाती है। अगर कभी आप देखेंगे कोई भी स्प्रे है वो काफ़ी दिनों से बिल्कुल एक ही जगह पे फिक्स पड़ा हुआ है, किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, लाइक 2 या 3 या 10 दिन से, आप उसको शेक किए बगैर उसको प्रेस करेंगे ऊपर से एक्चुएटर को, तो क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ मिस्ट बाहर आएगी। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, अब आप उसको अच्छी तरीके से शेक करके जब प्रेस करेंगे एक्चुएटर को तो क्या होगा, देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट। ठीक है, वो जो मिस्ट या जो भी उसमें से प्रोडक्ट बाहर एक्सपेल हो रहा होगा उनमें डिफरेंस होगा। पहले वाले थोड़ा सा कम मिस्ट होगी, जो अब जब शेक करने के बाद आप उसको मूव करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ये सारी यही है कि इसमें इसको यूज़ करने से पहले वी नीड टू शेक इट प्रॉपरली, हमें अच्छी तरीके से उसको शेक करना चाहिए ताकि जो प्रोपेलेंट है वो अच्छी तरीके से उसमें दोबारा से डिस्पर्स हो जाए। इसके अलावा बात वही आती है जिस तरह हमने को सॉल्वेंट्स में पढ़े थे कि एक सॉल्वेंट से बेहतर ये है कि हम दो सॉल्वेंट इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़, जो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, ज़्यादा अच्छी हो जाए। यहाँ पे भी वही वाली बात आती है कि जो गैस प्रोपेलेंट्स हैं वी कैन यूज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स। हम एक ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा प्रोपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, उनको लिक्विफाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक उसमें फिजिबल स्टेबल किस्म का प्रोपेलेंट प्रोड्यूस हो जाए जो कि कंपैटिबल भी हो। अब यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात लाजमी आती है कि अक्सर प्रोपेलेंट ऐसे होते हैं जो कि कंपैटिबल नहीं होते। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन की, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है whenever it comes in contact with water or ethanol। ओके, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल हमारा वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट है जो कि वाटर के बाद एथेनॉल यूज होता है। अगर आपने ड्रग को डिजोल्व करना है, मेजर पॉइंट हमारा ये होता है कि हमने किसी तरीके से उसको वाटर में सोलुबलाइज करना है, लेकिन अगर वाटर is not the option, then the second, the most popular option in organic solvents is the ethanol। तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इनके साथ ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन क्या होता है, वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बना देती है। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो जो इंटरनल कंटेनर होता है उसको कोरोड कर देता है। कोरोड मीन वहाँ पे जंग लग जाता है, वहाँ पे उसकी जो कोटिंग है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स को हमने लाजमी कंसिडर करना होता है कि हमने इस तरह के प्रोपेलेंट्स यूज़ नहीं करने ऐसी फार्मूलेशन के लिए, ऐसे प्रोडक्ट कंसनट्रेट में जिसमें वाटर या एथेनॉल यूज़ किया हुआ है।
इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट यह है, ये बेसिकली जो दो तीन पॉइंट्स हैं ये प्रोपेलेंट के पर्सपेक्टिव से हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ प्रोपेलेंट। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रोपेलेंट कंपैटिबल होना चाहिए विद द प्रोडक्ट कंसंट्रेट। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रोपेलेंट अपना कोई इफेक्ट शो ना करे। इट मस्ट नॉट प्रेजेंट इट्स ओन इफेक्ट। मतलब ठीक है, फिजियोलॉजिक इफेक्ट किस तरीके से प्रोपेलेंट की तरफ से आ सकता है। प्रोपेलेंट क्या करता है, प्रोपेलेंट अच्छी तरीके से मिक्स करता है प्रोडक्ट कंसंट्रेट को और उसको डिस्पर्स करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। अब अगर कोई नेजल फॉर्मुलेशन है, कोई नेजल रूट के थ्रू हमने फॉर्मुलेशन बनाई हुई है और उसमें प्रोपेलेंट इस तरह का किया हुआ है कि उसने क्या किया, उसने ड्रग की जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दी है, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी वो ज़्यादा इन्हांस कर दी है। अब क्या होगा कि आम तौर पे जो ड्रग है वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, वो अपना जो फंक्शन देना होता है वो प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या होगा कि वो इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। तो ये जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा डिस्पर्शन है, ये हो सकता है कि प्रोपेलेंट की वजह से हो रही हो। और इस प्रोपेलेंट को हमने स्किप करना होगा कि इसकी तो ये जो ड्रग या प्रोडक्ट कंसंट्रेट है ये बहुत ज़्यादा उसको एलिवेट कर रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन को। सो वी कैन नॉट इवन यूज़ दिस प्रोपेलेंट टू। हमने इसको भी यूज़ नहीं करना कि ये इनडायरेक्टली ऐसा फिजियोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बाद में इरिटेशन कॉज कर रही है। ओके, इरिटेशन बेशक एपीआई की वजह से कॉज हो रही होगी, लेकिन उसकी जो यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन हुआ है कि रीच डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें हम यहाँ पे नेजल उसकी बात कर रहे हैं कि नेजल जो फॉर्मुलेशन है अगर हम उसमें ऐसा प्रोपेलेंट यूज़ करें जो कि ड्रग को ज़्यादा डीप ले जाए टिश्यूज़ में, ठीक है, तो उधर क्या होगा कि वो डेपोजिशन हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और ज़्यादा जो एट द मोमेंट जो लोकल इफेक्ट आ रहा होगा दैट वुड बी इरिटेशन। ठीक है, तो हमें इस तरह के प्रोपेलर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें कंपैटिबल नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि एक पर्सन के लिए एक प्रोपेलेंट कुछ भी उसको ना कहे, कोई इफेक्ट ना दे, लेकिन कोई दूसरा पर्सन है उसको वही वाला जो फॉर्मुलेशन बनाई हुई है उसमें जो प्रोपेलेंट यूज़ किया हुआ है वो उसके साथ उस बंदे में कोई ना कोई अनडिज़ायरेबल रिएक्शन स्टार्ट कर दे या कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी अफेक्ट्स आना शुरू हो जाए उस पेशेंट में। तो ये क्या है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी इरिटेशन हो सकती है, कोई उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमने ये भी देखना होता है कि कोई इंडिविजुअल अगर उसको कोई सेंसिटिविटी है तो हमने उसको डिटेक्ट करना होता है कि क्या ये प्रोपेलेंट हमने जो फॉर्मुलेशन बनाई हुई है क्या इस पेशेंट के लिए सूटेबल भी है या नहीं है। सो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ दी एरोसोल सिस्टम्स। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि सिस्टम्स आखिर यहाँ पे कहा किसको जा रहा है। द फर्स्ट इज द टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम क्या होते हैं कि बेसिक जो एरोसोल की अगर बात की जाए तो एरोसोल जहाँ पे भी आएगा, एरोसोल would consist of three parts. First is the formulation, second is the container, थर्ड इज द वॉल्व असेंबली। ये तीन चीज़ें हैं सिर्फ एरोसोल सिस्टम के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन में क्या होगा, वो जो भी प्रोपेलेंट है या प्रोडक्ट कंसनट्रेट है, जो भी चीज़ें डाली हुई हैं उस मिक्सचर में, वो सारी क्या है, वो फॉर्मुलेशन के अंडर आएंगी। ठीक है, टू फेज सिस्टम में क्या होता है कि वी हैव अ लिक्विड फेज एंड अ वेपर फेज। यहाँ पे मैं दोबारा उसी पिक्चर की तरफ चला जाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि एरोसोल्स जो होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं, वो कम्प्लीटली फिल नहीं होती। देयर इज अ स्पेस लेफ्ट जहाँ पे वेपर वहाँ पे डिस्पर्स होते हैं और वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस एक टेंशन यहाँ पे क्रिएटेड होती है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर वो प्लस हो जाता है और यहाँ पे वो फोर्स करता है कि जितना प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हुआ है तो यहाँ से जितना लिक्विड पे प्रेशर पड़ रहा है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म है, इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई होती है, यहाँ पे वेपर्स डेवलप हुए हुए होते हैं प्रोपेलेंट के ही। तो यहाँ पे बात आती है कि टू फेज सिस्टम का मतलब ये है वी हैव टू फेजेस, अ लिक्विड फेज एंड अ वेपर फेज। लिक्विड फेज में क्या है, हमारे पास प्रोपेलेंट है एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेट है, दोनों मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, और थर्ड फेज मतलब सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, वेपर फेज आ रही है। तो ये दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। हम लिक्विड फेज को एक ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि टू फेज सिस्टम में हमारे पास
जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है और जो प्रोपेलेंट है वो आपस में मिक्स अच्छी तरीके से डिस्पर्स हुए में पॉसिबल है कि वो डिस्पर्स हो सकते हैं, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा कि अब इसमें तीन लेयर्स बनी हुई हैं। प्रोडक्ट कंसनट्रेट की अलग लेयर है, प्रोपेलेंट की सेकंड लेयर आ गई या डिफरेंट लेयर आ गई, एंड थर्ड इज द जो थर्ड सिस्टम है दैट इज द वेपर फेज, ठीक है। तो हमारे पास अब दो जो सिस्टम है वो किस में आ रहे हैं, वो लिक्विड में आ रहे हैं, और एक सिस्टम है वो वेपर में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि प्रोपेलेंट इज नॉट मिसिबल एंटायरली विद द प्रोडक्ट कंसनट्रेट। अब उसको हमने किस तरीके से मेंटेन करना होता है, वी यूज सरफेक्टेंट्स इन दिस केस। थ्री फेज सिस्टम में हम सरफेक्टेंट्स को यूज करेंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है प्रोपेलेंट है वो जब शेक करेंगे तो दे मस्ट बी प्रेजेंट अ होमोजेनस मिक्सचर, उनका आपस में क्या है कि डिस्पर्शन सिस्टम एक मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि इसमें जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट आएगा इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। लिक्विफाइड प्रोपेलेंट हैज़ अ ग्रेटर डेंसिटी। ओके, डेंसिटी की यहाँ पे पॉइंट आता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि डेंसिटी जो प्रोपेलेंट की होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोपेलेंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रोपेलेंट मेक्स द फर्स्ट लेयर, ठीक है। सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी किसी भी फॉर्मुलेशन में वो क्या होगी, प्रोपेलेंट की होगी। उसके ऊपर वाटर क्योंकि लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू प्रोपेलेंट, तो क्या होगा, सेकंड लेयर वाटर होगी और उसके बाद क्या होगा, वेपर फेज होगी। अब अगर कोई इस तरह की फॉर्मुलेशन है जो कि हम कहते हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमें शेक कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, सो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि ये जो ट्यूब है ये इतनी, इसका जो साइज है वो इतना होना चाहिए कि ये लिक्विड फेज तक ही रहे, ये प्रोपेलेंट के अंदर जाके डिप ना हो। क्योंकि प्रोपेलेंट की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा कि जब भी हम एक्चुएट करेंगे तो वो ज़्यादा पोर्शन प्रोपेलेंट का बाहर एक्सपेल कर देगी। इसी वजह से जो थ्री फेज सिस्टम्स होते हैं जिनमें प्रोपेलेंट की अलग एक वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता बल्कि वो सेटल डाउन हो जाता है डेंसिटी की वजह से, अपनी लेयर मेंटेन रखता है, तो इसलिए हम इन केसेस में जो डिप ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब यहाँ पे मेंशन है, इसका साइज कम होता है। इसका साइज कम इसलिए होगा कि इतना कम होगा कि ये सिर्फ एक्वस फेज के अंदर ही रह सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बातें आती हैं थ्री फेज सिस्टम में। नेक्स्ट इज द कंप्रेस्ड गैस सिस्टम। अभी तक जो हमने दो सिस्टम की बात की है वहाँ पे प्रोपेलेंट क्या है, वहाँ पे प्रोपेलेंट लिक्विफाइड है, ठीक है। वहाँ पे उसको हमने अच्छे तरीके से कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर दिया है या उसका प्रेशर उस तरीके से मेंटेन कर दिया है। कंप्रेस गैस सिस्टम में क्या होता है, वी आर कंप्रेसिंग द गैसेस इन अ प्रेशराइज कंटेनर। हमने प्रेशराइज कंटेनर में उसको अच्छी तरीके से कंप्रेस कर दिया है। अब इनमें जो हम गैसेस यूज़ कर सकते हैं वो वही वाली थी जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह की गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं। इन गैसेस को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, इन गैसेस को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि दीज आर बेसिकली इनर्ट गैसेस। ना तो ये कंटेनर के साथ रिएक्ट करेंगी ना ही ये फॉर्मुलेशन के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसी वजह से इनका एडवांटेज भी है कि ये अच्छी तरीके से उसमें प्रोडक्ट को स्टेबलाइज रख सकती हैं और काफ़ी अर्से तक रह भी सकती हैं। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट ये आता है जो इसमें लिमिटेशन आ रही है, वो लिमिटेशन क्या आ रही है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ही यहाँ पर लिक्विड जितना कम होगा वेपर प्रेशर दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, जब तक कि लिक्विड बहुत ही ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म हो जाता तो फिर तो जारी बात है कुछ नहीं निकलता। कंप्रेस्ड केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मुलेशन होगी और ओवरऑल यहाँ पे एक गैस का प्रेशर मेंटेन होगा और प्रोपेलेंट भी वही होगी, वही नाइट्रोजन गैस होगी, कंप्रेस्ड हुई हुई है। जब आप यहाँ पे एक्चुएटर पुश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि लिक्विड के साथ साथ गैस भी साथ साथ रिलीज हो रही होगी और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। जो कंप्रेस गैस सिस्टम होते हैं उनमें इशू ये है कि जैसे ही वो जो गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ख़त्म होगी, बेशक लिक्विड यहाँ पे अवेलेबल भी है, तो अगर गैस ख़त्म होगी है तो मीन्स आपकी जो ओवरऑल बॉटल है, जो ओवरऑल कंटेनर है, वो किसी काम का नहीं है, वो एक्सपेल नहीं कर सकता जो भी मटेरियल उसके अंदर रह गई है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एरोसोल्स जिनमें गैसेज यूज़ हुई हैं। उनमें ये इशू है कि अगर उनमें गैसेस ख़त्म हो गई हैं, एज अ प्रोपेलेंट जो गैसेस वहाँ पे थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो अब दे कैन नॉट एक्सपल, उनकी एक्सपल्शन नहीं कर सकता एक्टिव प्रोडक्ट की।
जिस तरह लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मेंशन है, अनलाइक एरोसोल्स प्रिपेयर्ड विद लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स, compressed gas filled aerosols have no reservoir propellant। इनके पास रेजरवायर नहीं होता बल्कि ओवरऑल सिर्फ एक गैस होती है जो कंप्रेस हुई भी होती है। Higher gas pressures are required in these systems and the pressure in these aerosols diminish as the product is used। जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे ही गैस को थोड़ी सी स्पेस मिलेगी वहाँ से रिलीज हो जाएगी। और इनमें एक इशू ये भी है, लीकेज का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी कहीं से भी डैमेज हो गया प्रोडक्ट तो वो बहुत जल्दी लीक भी हो सकता है। ओके, दीज वर द एरोसोल सिस्टम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरोसोल कंटेनर एंड वॉल्व असेंबली। जैसे कि मैंने बताया था कि एरोसोल का जहाँ पे भी जिक्र आएगा वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी, फॉर्मुलेशन, कंटेनर एंड वॉल्व असेंबली। अभी तक जो हमने सिस्टम्स पढ़े हैं दीज आर बेसिकली द फॉर्मुलेशन, की फॉर्मुलेशन किस किस तरह हो सकती है, कैसे कैसे इक्विलिब्रियम में वो प्रोपेलेंट के साथ मेंटेन रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंटेनर का। कंटेनर इज एनीथिंग दैट यू सी दैट इज अ टिन कैन, कोई भी जिस तरह बॉडी स्प्रे की बॉटल्स हो सकती हैं या फिर मीटर डोज इनहेलर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे जो इनहेलर्स होते हैं उनके जो कंटेनर्स होते हैं। तो वो जो कंटेनर की चॉइस है वो हम किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास कितनी एक फिजिबिलिटी है, हम किस किस मटेरियल के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंटेनर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि वो किस तरह का होना चाहिए। उसकी जनरल समरी ये है कि कंटेनर ऐसे होना चाहिए कि वो सबसे पहले तो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, जो भी प्रोपेलेंट है, जो भी गैस यूज़ की गई है, जो भी प्रोडक्ट कंसनट्रेट है, इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ इट, और ना ही वो कोरोड करना चाहिए, ना ही उसमें कोई जंग लगना चाहिए, ना ही उसमें कोई उसका कोई जो मटेरियल है वो उसके साथ ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो ये कंटेनर हम उसको कहते हैं कि ओके दिस इज द मोस्ट कंपैटिबल एंड द मोस्ट फेवरेबल कंटेनर दैट वी कैन यूज इन एरोसोल्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि क्योंकि हम इसमें प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म हम इसे कह रहे हैं तो इट मस्ट विथस्टैंड द प्रेशर। जितना भी प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है, जिस तरह स्पेस स्प्रेस के लिए था या किसी और स्प्रे के लिए था कि 25 to 50 PSIG अगर हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्लास वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि गिलास वहाँ पे फट जाए या टूट जाए। ठीक है, तो ऐसा कंटेनर हो जो कि उस फॉर्मुलेशन के लिए बेस्ट सूटेड हो, जो कि उस प्रेशर को विथ स्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ग्लास कंटेनर्स और कंटेनर्स हमारे पास किस किस मटेरियल के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लास, अनकोटेड और प्लास्टिक कोटेड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब वो टूट जाते हैं तो ग्लास मतलब फैलता नहीं है, कहीं पे गिरता वगैरह नहीं है, बल्कि वो आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे उसके सारे क्रैक्स होते हैं लेकिन वो कहीं पे डिस्पर्स नहीं हो रहा होता क्योंकि वो किसी न किसी प्लास्टिक शीट के साथ अंदर ही अटैच हुआ हुआ होता है। और वो प्लास्टिक शीट क्या करती है, उसे कंटेन किए होती है, वो उसको फैलने नहीं देती क्योंकि अगर ग्लास टूट जाए तो वो तो इधर उधर उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज होके वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से देखा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी बाहर और अंदर दोनों साइड से प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई होती है कि अगर वो ग्लास टूट भी जाए तो वो बाहर स्प्रेड होके किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अनकोटेड एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लास। सेकंड इज द मेटल। मेटल हमारे पास क्या हो सकते हैं, टिन प्लेटेड भी हो सकते हैं और एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के भी हो सकते हैं। एंड द थर्ड टाइप कुड बी प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एरोसोल प्रिपरेशन। अब सिलेक्शन किस तरीके से होती है कि यहाँ पे वही बात है कि जो भी प्रोडक्शन मेथड्स हैं, आगे हम प्रोडक्शन मेथड्स भी इनके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोल्ड फिलिंग वगैरह जो भी इनके मेथड्स हैं उनके लिए एक तो फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, सेकंड प्रेशर मेंटेन कर सके, बर्दाश्त कर सके, थर्ड कि वो अपना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस ना करे, स्टेबल रहे, इनर्ट रहे, एज एन इनर्ट मटेरियल वहाँ पे रहे। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि इट मस्ट हैव एन एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक अपील एंड डिज़ाइन का मतलब ये है कि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर आपने देखा हो कि गेट्स फार्मा का अगर आपने कभी नाम सुना है तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो उनके जो लेबल्स होते हैं, जो उनके बॉक्स होते हैं, वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, वो उनके डिज़ाइन बहुत ही एस्थेटिक होते हैं। तो बेसिकली क्या है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक अपील
या डिज़ाइन, ये कंसेप्ट भी बहुत मैटर करता है कि चीज़ देखने में अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। उनके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए, उनकी जो ओवरऑल शेप है वो एक अच्छी शेप होनी चाहिए, अपीलिंग शेप होनी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट होता है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस पॉइंट को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी फिजिबल होनी चाहिए। ये ना हो कि एस्थेटिक अपील के चक्कर में उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, वो बहुत ही महंगा पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं कंटेनर्स में। अब यहाँ पे बात की गई है कि गिलास का कंटेनर हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, और अगर वो वाला इशू ना हो तो हम कितना उसके मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिटलनेस एंड डेंजर ऑफ ब्रेकेज। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग गिलास को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ये दो लिमिटेशंस आ गई हैं गिलास कंटेनर्स की। अगर ये लिमिटेशंस को हम कवर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे पास गिलास की जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये इंतहाई इनर्ट होता है। इनर्ट मीन्स कि इट डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग। इसमें ना कोई रिएक्शन हो सकती है, ना कोई इसको जंग लग सकता है, कुछ और भी नहीं हो सकता, ना ये ऑक्सीडेशन और इस तरह की चीज़ें उनको भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही इसकी कोई केमिकल कंपैटिबिलिटी का इशू है, ठीक है। तो गिलास की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोस्ट इनर्ट है, मोस्ट कंपैटिबल फॉर्म होती है। गिलास इज आल्सो मोर अडॉप्टिव टू क्रिएटिविटी इन डिज़ाइन। कैसे, आप लोगों के घरों में ग्लासेस होंगे जिसमें आप लोग पानी वगैरह भी पीते हैं, तो क्या है वो डिफरेंट शेप्स में किस तरह बनते हैं। इस वजह से बनते हैं कि जो गिलास होता है उसको हम किसी भी मोल्ड में उसको अच्छे तरीके से उसकी शेप दे सकते हैं। उसका मोल्डिंग उसकी आसान है। उसको गर्म करके आप लोग उसे एयर प्रेशर से आप उसको कर सकते हैं, उसकी शेप दे सकते हैं मुख्तलिफ, और हम इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ हमारे पास एस्थेटिक वाला पॉइंट यहाँ पे अप्लाई भी किया जा सकता है और इजीली अप्लाई किया जा सकता है। नेगेटिव साइड में क्या है कि गिलास का वही वाली बात आ गई, ब्रिटलनेस और ब्रेकेज कब होगी, अगर हम हो सकता है उसमें प्रेशर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि गिलास टूट जाएगा, वो फिजिबल नहीं होगा। और हमारे पास जो एरोसोल की जहाँ पे भी बात आती है, तो वी नो दैट दीज आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। अब जाहिर बात है प्रेशर तो उसमें होगा ही होगा ना, कम होगा या ज़्यादा होगा, प्रेशर तो लाजमी बात है इसमें है। और गिलास तो फट जाते हैं, वो तो टूट जाते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये इनका एक लिमिटेशन आ गई है कि हम प्रेशर को विथस्टैंड नहीं करवा सकते गिलास के अंदर। नेक्स्ट is plastic coatings are commonly applied to the outer surface of the glass container to render them more resistant to accidental breakage। वही वाली बात आती है कि प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, प्लास्टिक की शीट लेमिनेट कर दी जाती है कि जैसे ही ग्लास ब्रेक होगा तो वो बाहर उसके पीसेस डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, स्प्रेड ना हो जाए, बल्कि वो उसी जगह पे इंटैक्ट रहे। तो ये कुछ इसकी यहाँ पे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि वो इसको सेव कर सके इस तरह के किसी डैमेज से। अब गिलास को किस तरह यूज़ हम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब टोटल प्रेशर 25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से कम होगा या प्रोपेलेंट 50% से कम यूज़ करें, तो हम गिलास कंटेनर्स को सेफ कंसिडर करें क्योंकि हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर्स आते हैं, और हमारे पास एल्यूमिनियम कंटेनर्स आते हैं, स्टील कंटेनर्स आते हैं। स्टील कंटेनर्स क्या होते हैं कि ये थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और थोड़े से हैवी भी होते हैं। टिन एल्यूमिनियम में क्या मसला आता है कि ये इनमें कोरोजन कॉज हो सकती है, ठीक है, इनमें रस्ट वगैरह जंग वगैरह लग सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ओके, इनमें कोई ना कोई किसी किस्म की कोटिंग्स वगैरह कर देनी ज़्यादा बेहतर होती है, इनको कोट कर दिया जाए ताकि इनमें इशू ना आए। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है सीमलेस, या सीम का वर्ड आ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टिन कैन्स होते हैं, ठीक है, टिन कैन्स वो एक ही ओवरऑल शीट नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है, वो दो या तीन पीसेस होते हैं जिनको आपस में कंप्रेस किया हुआ होता है। अब जो सीमिंग होती है, SEAMING, सीमिंग क्या होता है, सीमिंग बेसिकली उन दो पीसेस को ज्वाइन करना होता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर विदाउट यूज ऑफ एनी नट और बोल्ट्स। कोई हमने उसमें रिवर्स नट्स या इस तरह की चीज़ें अटैच करके उन दोनों शीट्स को अटैच नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से हम उन दो शीट्स को आपस में कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं सीमिंग। और इससे क्या होता है कि सीमिंग मशीन्स वगैरह होती हैं जिनमें ये चीज़ें वहाँ पे पीसेस की फॉर्म में जा रही होती हैं, और उनमें क्या होता है कि आराम से जो दो तीन शीट्स को हम मिक्स करके उनको सोल्डर करके, सोल्डरिंग का मतलब ये है कि उनको आपस में
एक या दो शीट्स को इकट्ठा करके प्रेस कर दिया तो वो थोड़ी शीट मोटी हो गई और आपस में कंप्रेस हो गई है, एक सिंगल यूनिट बन गई है। ठीक है, सोल्डरिंग और सीमिंग, इन दो मेथड से क्या करते हैं कि हम एक यूनिट तैयार कर सकते हैं, एक यूनिट बना सकते हैं जिसमें हमने ना कोई नट या बोल्ट यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना ही हमने उसको हीट किया हुआ है और ना ही हमने उसमें कोई ग्लू वगैरह यूज़ की है, बल्कि हमने सिंपल प्रेशर से उन दो शीट्स को आपस में फिक्स कर दिया है, अच्छी तरीके से समझ लें कि प्रेस कर दिया है या स्टेपल कर दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई रिवेट्स, कोई पिन्स, कोई ग्लू, कुछ भी नहीं होता, सिंपल दो शीट्स को कंप्रेस करना है और वो इस तरह से कंप्रेस होती हैं कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, सिंगल यूनिट बन जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं सीमिंग, या सेकंड पॉइंट यहाँ पे इधर ही आ रहा है सोल्डर्ड सोल्डरिंग और सीमिंग, ये दो चीज़ें इसमें, इन दो चीज़ों से हम टिन या एल्यूमिनियम की जो शीट्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सट्रूशन मेथड। एक्सट्रूशन मेथड में क्या होता है कि सोल्डरिंग और सीमिंग में क्या था कि हमने दो या तीन शीट्स होती हैं, उनको हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, आपस में उनको प्रेस कर रहे हैं। एक्सट्रूशन से क्या होता है, हम एक सिंगल यूनिट ही बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बस एक ही एल्यूमिनियम की शीट थी, या उसको हमने पिघला दिया, पिघलाने के बाद हमने उसको एक सांचे में से गुजारना शुरू कर दिया। ठीक है, उस सांचे में से जैसे गुजरेगी तो वो उसी की शेप में एक सिंगल यूनिट बन जाएगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा पीसेस नहीं होंगे, बल्कि वो शेप हमें रेडीमेड शेप मिल जाएगी। तो ये एक एक्सट्रूशन का मेथड होता है जिसमें सीमिंग नहीं होती। ओके, दिस वर अबाउट द कंटेनर्स, कि कंटेनर्स किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी है। नेक्स्ट इज द वॉल्व असेंबली। अब वॉल्व असेंबली में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो कि हेल्प करती हैं फॉर्मुलेशन को कंटेनर से बाहर एक्सपेल करने में। ठीक है, कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई पाथवे होगा जिससे जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है वो बाहर जा सकता है, बाहर पहुंच के एक्सपेल हो सकता है। तो जो वॉल्व असेंबली होती है वो, उसके कुछ डेफिनेट पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्चुएटर, जिसका मैं बार बार जिक्र भी कर रहा था। एक्चुएटर क्या होता है, वो जो ऊपर बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, उसको एक्चुएटर बोलते हैं। और ये प्लास्टिक का होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक के ही होते हैं। और इनका जो ऑरिफिस होता है, ऑरिफिस मीन्स आगे जो यहाँ पे होल होगा, जिससे जो ड्रग है, जो भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, फॉर्मुलेशन है, वो बाहर जा सकती है। तो उसका जो ऑरिफिस है वो डिटरमिन करता है कि आपको किस किस्म की फॉर्मुलेशन चाहिए। स्पेस प्रेस के लिए यहाँ पे ऑरिफिस बड़े होते हैं ताकि हमें एकदम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाए। जो इनहेलर्स होते हैं उनका एक अपना वॉल्यूम होता है, वो मीटर्ड वॉल्यूम होता है, तो उनका जो ऑरिफिस होगा वो उस हिसाब से होगा। तो एक्चुएटर में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हमें मिस्ट चाहिए, कोर्स स्प्रे चाहिए, या सॉलिड स्ट्रीम चाहिए, या फोम चाहिए। तो इस हिसाब से हम जो उसका ऑरिफिस होता है एक्चुएटर का, वो डिटरमिन कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। The type and quantity of propellant used and the actuator design and dimension control the particle size, ये तीन चीज़ें हैं जो कि पार्टिकल साइज को डिटरमिन कर रही हैं कि पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन मिस्ट के फॉर्म में होगा, या बिगर पार्टिकल्स होंगे, या फिर सॉलिड स्ट्रीम भी हो सकती है, या फिर फोम भी हो सकता है। सॉलिड स्ट्रीम अब किस तरीके से, मैं इसकी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अक्सर आप लोगों ने फोम या सॉलिड स्ट्रीम कार वॉशेस पे देखी होगी कि वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें अब सारा जो फोम सोप वगैरह होता है, या उसकी जो झाग वगैरह होती है, वो एक कंटेनर के अंदर होती है। जैसे उसको प्रेस करते हैं तो वो उसमें लम्प्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जहाँ पे भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो बाइक के ऊपर सारा वो वाइट वाइट पूरा उस सोप को स्प्रेड कर रहा होता है। तो क्या है कि उसका ऑरिफिस भी बड़ा होता है, इतना होता है कि वो वहाँ से एक सॉलिड स्ट्रीम को स्प्रेड कर सकता है, प्रेशर के साथ एक थ्रो के साथ भेज सकता है। तो ये क्या है, ये एक्चुएटर की कैपेसिटी होती है। ये सारी जो अ, इसमें कस्टमाइजेशन है वो एक्चुएटर की एंड पे हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, स्टेम। स्टेम क्या करती है, इट बेसिकली ओनली सपोर्ट्स द एक्चुएटर एंड डिलीवर्स द फॉर्मुलेशन इन द प्रॉपर फॉर्म टू द चैम्बर ऑफ एक्चुएटर। ये एक्चुएटर को सिर्फ सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टेम होती है, जो कि ये भी प्लास्टिक की होती है। तो अब ये क्या करती है, ये सेफली जो भी ड्रग डिप ट्यूब में से आ रही है वो उसको यहाँ से उसी फॉर्म में कोशिश करती है कि एक्सपेल करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज गैस्केट। Gasket is placed snugly with the stem and prevents leakage of the formulation when the valve is closed. Snugly का मतलब ये है कि जस्ट लाइक कडलिंग,
कर्लिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा उसे ग्रिप किया हुआ है। तो स्नगली मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके से ये एक प्लास्टिक या रबर की फॉर्म में गैस्केट अवेलेबल होती है जो कि लीकेज को प्रिवेंट करती है, और ये ओवरऑल जो असम्बली है इसको एक जगह पे मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्योंकि अब ये जो कंटेनर होगा, ये कंटेनर बिल्कुल बंद तो हो नहीं सकता, इसकी कोई ना कोई ओपनिंग थी जहाँ से हमने सारा मटेरियल ऐड किया हुआ है। ये मटेरियल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे एक्चुएटर की असेंबली भी ऐड करनी थी, वॉल्व असेंबली भी ऐड करनी थी। तो मीन्स देयर इज़ अ होल, यहाँ पे एक होल बन गया था और उसमें हमने जो वॉल्व असेंबली है वो फिट करनी है। अब ये सारा कुछ फिट करने के बाद भी हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई स्पेस रह गई हो, जिससे क्या होगा कि फॉर्मुलेशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो सारी वेपोरेट हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो मेंटेन नहीं रह सकेगा और ओवरऑल सब यहाँ पे एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो गैस्केट होती है वो इसको एयर टाइट कर देती है, हर्मेटिक बना देती है कि वॉल्व असेंबली जब ऐड होगी तो जो गैस्केट है वो इसको बिल्कुल सील कर देगी, और यहाँ से क्या होगा, लीकेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है कि जब एक्चुएटर को प्रेस करते हैं तो वो एक्चुएटर को वापस अपनी जगह पे लाने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो स्प्रिंग का ये फंक्शन है। नेक्स्ट इज अ माउंटिंग कप। इट इज अटैच्ड टू द एरोसोल कैन और कंटेनर एंड होल्ड्स द वॉल्व इन प्लेस बिकॉज द अंडर साइड ऑफ द माउंटिंग कप इज एक्सपोज टू द फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब ये है माउंटिंग कप। ठीक है, अब ये माउंटिंग कप क्या करता है, माउंटिंग कप बेसिकली इस ओवरऑल वॉल्व असेंबली को मेंटेन रखता है इन प्लेस विद द कंटेनर, कंटेनर के साथ इसको एक ही जगह पे फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। अब ये जो माउंटिंग कप है इसका भी रोल सेम यही है कि इसने हर्मेटिक बनाना है, इसने इसको फिक्स करना है कि ये यहाँ से किसी जगह से भी लीकेज पॉसिबल ना हो सके। ठीक है, और ये क्या होता है, माउंटिंग कप की सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों ने कि माउंटिंग कप इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कंटेनर। ये अंडर साइड का मतलब है नीचे वाले अंदर वाली साइड से क्या होता है कि ये फॉर्मुलेशन के साथ एक्सपोज हुआ हुआ होता है। इसी वजह से जो कोटिंग आप कंटेनर के लिए कर रहे हैं वो कोटिंग माउंटिंग कप के भी साथ आपने करनी होगी, ताकि ये इसमें कोरोजन ना हो सके या इसका अपना कोई रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस ना हो सके। ठीक है, तो कोटिंग अगर इन साइड से कंटेनर की जा रही है तो माउंटिंग कप की भी इन साइड से कोटिंग करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये भी फॉर्मुलेशन के साथ एक्सपोज होता है। Next is housing. It is directly below the mounting cup and it links the drip tube and the stem and actuator. With the steam, with the stem, its orifice helps determine the delivery rate and the form in which the product is emitted. अब जो हाउसिंग है वो इस चीज़ को हम हाउसिंग बोल रहे हैं जो कि इन सारी चीज़ों को फिक्स कर रही है, जो स्टेम है, गैस्केट है, स्प्रिंग है, इन सारी चीज़ों को एक ही स्मूथ लाइन में मेंटेन कर रही है। अगर हाउसिंग ख़राब हो जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि फॉर्मुलेशन दोबारा से इधर लीक करके अपनी जो कंटेनर है वहाँ पे डिप हो सकती है, वहाँ पे गिर सकती है, और इनके साथ यहाँ पे सेम फॉर्मुलेशन की फॉर्म में सेम जो उसकी प्रोडक्ट कंसनट्रेट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तो हाउसिंग का भी एक रोल है, सपोर्ट का ही रोल समझ लेते हैं इसको भी हम। नेक्स्ट इज अ डिप ट्यूब। ये भी प्लास्टिक की होती है और ये क्या करती है, ये एक्सपोर्ट करती है यहाँ से जो भी फॉर्मुलेशन होती है उसको एक्सपोर्ट करके बाहर की तरफ स्प्रेड करवा देती है। तो ये डिप ट्यूब का ये फंक्शन है, जो अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है स्प्रे के लिए, वो फॉर्मुलेशन को लेके जा रही होती है। द एक्चुएटर, स्टेम, हाउसिंग एंड डिप ट्यूब आर जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक, वेयर एज द माउंटिंग कर्व जो कि मैं बता रहा था कि वो कंटेनर का ही समझने के पार्ट होता है जो कि उसको लीक करने से हेल्प करता है, और वो उसकी अंडर साइड को भी कोटिंग ज़रूरी है। तो जो कंटेनर अगर मेटल का होगा तो माउंटिंग कप भी मेटल का ही होगा, या अगर प्लास्टिक का भी है तब भी माउंटिंग कप जो है वो मेटल का ही यूज़ होगा, और जो स्प्रिंग होता है वो भी मेटल का होता है। गैस्केट जिसका मैं कह रहा था कि ये फाइनल समझ कि लीक प्रूफिंग के लिए हम क्या करते हैं, रबर ऐड कर देते हैं, ताकि अगर कोई माउंटिंग कप में भी कुछ ना कुछ अगर फ्लॉ हो रहा है तो वो गैस्केट उसे कवर कर सके। ठीक है, तो हम उस रबर को, या प्लास्टिक का भी हो सकता है या रबर का हो सकता है, तो उसको वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। तो दिस वाज अबाउट द ओवरऑल असम्बली। कि जो वॉल असम्बली होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है कि इसके फॉर्मुलेशन को प्रेशराइज डोजेज फॉर्म में से, प्रेशराइज कंटेनर में से बाहर अनहार्म्ड, अनचेंज निकालना है। तो उसके लिए जो वॉल असेंबली है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, वॉल असेंबली का एक भी पार्ट अगर यहाँ पे ख़राब हो जाएगा तो ये सारी की सारी ख़राब हो जाती है, इसका कोई जो ड्रग होती है वो एक्सपेल नहीं हो सकती।
तो दिस वाज अबाउट द वॉल्व असेंबली। नेक्स्ट इज द मीटर्ड डोज इनहेलर्स। मीटर्ड डोज इनहेलर्स क्या होते हैं? दीज आर द इनहेलर्स दैट आर यूज्ड इन एस्थमा या एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह में। जिस तरह कोई पोलर एलर्जी होगी है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को वीजिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो उसमें इस तरह के इनहेलर रेकमेंड किए जाते हैं। और ये हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़े भी हैं कि वो लंग्स में किस तरीके से पहुंचते हैं, उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब हो सके ब्रोंक्यूल्स में से या अल्विलाई में से। तो मीटर डोज इनहेलर्स बेसिकली क्या करते हैं? इनमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ऑक्सिलरी वॉल्व का मतलब ये देयर इज ऑक्सिलरी का जो वर्डली मीनिंग है इट मींस एडिशनल। ठीक है, सो मीटर डोज इनहेलर्स हैव एन एडिशनल वॉल्व चैम्बर। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या आ गई हमारे पास? पहले तो हम इसका जो एक्चुएटर है हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह की मिस्ट चाहिए। उसका ऑरिफिस हम डिटरमिन कर देते हैं कि ओके दिस इज यूज फॉर एस्थमा और मेडिकल पर्पसेस के लिए। तो इसको मेडिकल ग्रेड में इसका जो ऑरिफिस है पार्टिकल साइज को सेट करने के लिए हम वो मेंटेन कर लेते हैं कि इसका स्पेशल एक्चुएटर होगा जो वो सेट हो गया। अब इसमें जो एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे बताई हुई है वो है क्या चीज़? वो ये है कि जस्ट लाइक दैट ड्रग इधर तक आ जाएगी। ठीक है, स्टेम के पास अगर आ गई है तो यहाँ से वो एक्सपेल हो जाएगी। अब ये जो असेंबली है ये है सिंपल स्प्रे असेंबली। आप यहाँ से प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे उसी वक्त यहाँ से ड्रग रिलीज हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से ये जो एक्चुएटर है वो ऊपर चला जाएगा। मीटर डोज इनहेलर्स में क्या होता है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैविटी बनी हुई होती है इस जगह पे। ठीक है, एक्स्ट्रा कैविटी किस सेंस में बनी हुई होती है? जैसे ही ये प्रेस किया उस एक्स्ट्रा कैविटी में जो लिक्विड था वो एक्सपेल हो गया, वो बाहर निकल गया। अब जैसे एक्चुएटर ऊपर जाएगा तो ये कैविटी दोबारा से नीचे से ओपन हो जाएगी और नीचे से जो भी फ्लूइड था, जो भी लिक्विड थी, जो भी ड्रग थी वो इस कैविटी में फिल हो जाएगी। अब ये कैविटी का फंक्शन क्या हुआ? ये कैविटी डोज को डिटरमिन कर रही है। जितनी ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा कैविटी बड़ी हो जाएगी, वो उतना वॉल्यूम यहाँ पे मेंटेन कर लेगी। जैसे एक्चुएटर ऊपर चला गया ये कैविटी दोबारा से फिल हो जाएगी जितना भी वॉल्यूम हमें एक स्प्रे में चाहिए। ठीक है, ये डिटरमिन पहले से हुआ होता है, एफडीए ने अप्रूव किया होता है कि आप इतना एक वॉल्यूम जो आपका सेकंड वॉल्व है उसमें यूज़ करना है ताकि ये वाली डोज जो है पर एक्चुएशन हमें मिल सके, पेशेंट को मिल सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ लें कि एक्स्ट्रा कैविटी होती है। एक्स्ट्रा कैविटी में क्या होगा कि जैसे ही एक्चुएटर आपने रिलीज़ किया तो ये ऊपर से क्लोज हो जाती है और नीचे से ओपन होके यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन है वो फिल हो जाती है। अब ऊपर से क्लोज होने का मैंने क्यों कहा है कि अगर ऊपर से क्लोज ना हो तो क्या होगा, कंटामिनेशन का चांस बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो होगी बात फिलिंग की कि एक्चुएटर ऊपर जैसे गया तो यहाँ से क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो कैविटी है वो ओपन होके उसने फिल कर दिया जितनी भी उस चैम्बर में पूरी आ सकती थी, उस वॉल्व में जितनी भी ड्रग आ सकती थी। अब क्या होगा कि जब हम प्रेस करेंगे इसको तो नीचे से ये कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे इसका चैम्बर बंद हो जाएगा नीचे से और चैम्बर में जितनी भी मेडिसिन थी वो बाहर एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक्सपेल होगी और एक्चुएटर वापस अपनी जगह पे जाएगा तो दोबारा से ये ऊपर से बंद हो जाएगा और नीचे से कैविटी फिर से ओपन हो जाएगी। तो मीटर डोज इनहेलर में ये एक्स्ट्रा जो एडिशनल वॉल्व होता है वो इस वजह से होता है कि वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज को पर एक्चुएशन में डिलीवर करना होता है। हर एक्चुएशन में हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए और इस चैम्बर का जो इस वॉल्व का वॉल्यूम होता है, जो चैम्बर का वॉल्यूम होता है, ये डिटरमिन किया जाता है कि हमें कितनी एक ड्रग डिलीवर करनी है, कितना एक वॉल्यूम होना चाहिए। ये सारा कुछ एफडीए ने अप्रूव किया हुआ होता है। यूएसपी में मेंशन होता है कि आप अगर इस वॉल्यूम में मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का इसका इनहेलर होना चाहिए कि उसमें जो सेकंड वॉल्व है उसकी इतनी एक उसका चैम्बर इतना एक होना चाहिए कि वो इतने वॉल्यूम की ड्रग वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सके। सो मीटर डोज इनहेलर्स में ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर होता है, एडिशनल वॉल्व होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आती है कि वही नाइट्रोमिस्ट वाली बात आ गई जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि नाइट्रोमिस्ट नाइट्रोलिंगो स्प्रे है जो कि टंग के ऑन टू टंग या अंडर द टंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्यूट रिलीफ ऑफ एन अटैक और फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना में हार्ट अटैक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है कि उसकी फॉर्मुलेशन में आखिर मतलब एक डिटरमिन जो डोज है जो कि अवेलेबल है मार्केटेड प्रोडक्ट में, जो कमर्शियली अवेलेबल है, वो उसमें किस तरह की डोजिंग आ रही है
पर स्प्रे पर एक्चुएशन 0.4 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन रिलीज होती है पर एक्चुएशन पे। एक दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें 0.4 मिलीग्राम ऑफ ड्रग रिलीज हो जाती है। और ओवरऑल जो जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो इनहेलर्स होती हैं इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इनके ऊपर मेंशन होती है। अगर आपने कभी देखा होगा कि इनहेलर के ऊपर मेंशन होता है कि 200 मीटर डोज, 200 या 250 डोजेज इसमें होती हैं। मतलब 200 दफ़ा अगर प्रेस करेंगे तो बस उसकी वही कैपेसिटी है, उसके बाद इनहेलर ख़त्म हो जाएगा। तो 200 डोजेज होती हैं या 250 डोजेज होती हैं, तो एक स्टैंडर्ड डोजिंग पैटर्न है इनहेलर्स के अंदर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ना है कि कोल्ड फिलिंग क्या होती है और हमने फिल किस तरीके से करना है, फिर हम इसकी पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली वी विल एंड द चैप्टर विद स्मॉल डिस्कशन अबाउट द फोम्स, के फोम किस किस तरह से होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है।